नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार की गिरावट में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी है आप अपने पोर्टफोलियो में आप थोड़ा बदलाव करें। अभी बाजार में एसआईपी या फिर एसटीपी निवेश का कौन सा तरीका है सही, साथ ही कोर या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से फंड का चुनाव कैसे करें। हमारे एक्सपर्ट से आज हम जानेंगे गिरावट के बाजार में निवेश के 5 बेस्ट फंड और साथ ही बताएंगे ऐसे बाजार में किन गलतियों से बचें। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। ऋषिकेश और क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं दोनों का आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अभी हम सबको मालूम है बाजार कुछ अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा और यही शायद हाल काफ़ी निवेशकों के पोर्टफोलियो का भी है, जिनका जो पूरा निवेश का जो पूरा सफर है वो कुछ अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा। अब ऐसे में ज़रूरी है कि क्या कुछ बदलाव करें अभी स्ट्रैटेजी में। क्षितिज, थोड़ा समझना आपसे चाहेंगे, जब भी हम कहते हैं कि एक गिरावट वाला बाजार, करेक्शन वाला बाजार, मंदी का बाजार, या जब बाजार बेयर फेज में होता है, जब हम बुल और बेयर की हम बात करते हैं, तो ऐसे में जो एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी की टुवर्ड्स देयर एसेट एलोकेशन या फिर इन्वेस्टमेंट की, क्या वो अभी फिलहाल उन स्टेप्स को फॉलो किया जाए एक निवेशक के द्वारा? बहुत 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 नमस्कार स्वाति, आपको, दर्शकों को और ऋषिकेश भाई को। आई आई थिंक ये बहुत कंसोलिडेशन का इस समय जो टाइम है वो कंसोलिडेशन का टाइम है। और मैं समझ सकता हूँ कि काफी इन्वेस्टर्स इस समय थोड़े से मायूस जरूर होंगे, पिछले जो 1.25 साल में आए हैं या जिन्होंने पिछले 4 साल में एक डिफरेंट रैली देखी थी, बट अगस्त ऑनवर्ड्स मार्केट्स नेगेटिव ट्रेंड में ही हैं। बट आई थिंक ये टेस्टिंग टाइम है और ये मार्केट का एक करेक्टर है। और मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने ये अर्ली फेज में, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स हुआ थी, कोई लगभग 2.5 पौने 3 करोड़ इन्वेस्टर जो हैं वो कोविड के बाद आए हैं। तो वो जल्दी उन्होंने 3-4 साल में ऐसा टाइम देख लिया जहाँ पे मार्केट्स में लीनियर रिटर्न नहीं आते। ये पता चल जाता है कि हर हर साल रिटर्न नहीं बनता है। तो ये टेस्टिंग टाइम है और लिटमस टेस्ट है आप सबका। बट हैविंग सेड दैट, जिस फंड में आपने पैसे लगा रखे हैं, जो उन फंड्स ने नीचे बिजनेस लिए हुए हैं, वो सारे बिजनेस मोर और लेस अच्छा कर रहे हैं। जो जहां स्लो डाउन है वहां पे स्टॉक प्राइसिंग की बीटिंग ज्यादा है। जहां पे बिजनेस काफी रोबोस्ट है वहां पे बीटिंग इसलिए है कि एफआई जा रहा है, बट इतनी बीटिंग नहीं है। तो आप समझिए कि दैट आप एक बिजनेस बाय करते हैं जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं इक्विटीज में, या पीएमएस बाय करते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि दैट ये टाइम करा क्या जाए। और ये शोज काफी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम अपनी लर्निंग आपसे कोशिश करते हैं शेयर करने की। हैविंग सेड दैट, हम भी लर्न कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ये टाइम होता है जहां पे आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो कम से कम मार्केट से बाहर मत बैठिए, मार्केट से बाहर मत होइए और अपनी सिप कंटिन्यू करें। ये वो समय होता है जहां पे आप एक्यूमुलेट करें। आपका गोल होना चाहिए कि कितने स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कितने यूनिट्स आप म्यूचुअल फंड के एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्राइस आपको मिल जाएगा इवेंचुअली जब मार्केट ठीक होगी। तो आज देखिए, आप जब भी मार्केट करेक्शन की बात करते हैं, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कम नहीं हो रहे हैं, वो उतने के उतने बने हुए हैं। इनफैक्ट जब आप सिप करते जा रहे हैं या कुछ भी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो ऐड ऑन ही हो रहे हैं। तो आप जितना एक्यूमुलेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा सा पेशेंस का बाजार है। आपने जहाँ पेशेंस लूज करी वहां पे मार्केट ने टर्न अराउंड किया। तो आप पेशेंस बनाए रखें और देखिए दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट पेज करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्वाति। एब्सोल्युटली। और ऋषिकेश, कई जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इतने इतने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए वो अभी निवेश कर रहे हैं। किसी के बच्चों की पढ़ाई के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, कहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग है, कईयों की तो शायद रिटायरमेंट आने भी वाली होगी। तो उनके लिए तो शायद काफ़ी भारी समय है, ये मुश्किल भरा समय है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक 10-15-20 साल का पोर्टफोलियो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही मानिए बनाया होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए ही बनाया होगा अगर। तो अभी तो इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पोर्टफोलियोज माइनस में जा रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अभी आप स्ट्रैटेजी बता सकते हैं किसी को अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए डेट या इक्विटी का जो एलोकेशन है वो स्मार्टली कैसे प्लेस करना चाहिए? और नमस्ते स्वाति जी, क्षिति जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते।
तो हमने ये काफी अहम मुद्दा उठाया है कि कई बार क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य नजदीक आता है तो पता चला कि मार्केट थोड़ा टूट गया है। जैसे हाल फिलहाल में हमने देखा निफ्टी करीबन 15% से टूट गई है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रणनीति तय करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका लक्ष्य निर्धारित करो। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उसके अनुसार आपको आपकी रणनीति बनानी होगी। और लक्ष्य का एक अवधि भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जैसे शॉर्ट टर्म 1 साल के नीचे अगर आपका गोल है तो पूरा 100% जो है वो डेट में चला जाना चाहिए। जैसे हम कह रहे थे कि अगर किसी का रिटायरमेंट प्लान आया, किसी का एजुकेशन का समय आया है तो क्या करना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि हमारा रिटायरमेंट 2 साल के बाद आने वाला है तो हमारी स्ट्रेटेजी इक्विटी से डेट की तरफ आ जानी चाहिए, ताकि अगले 1-2 साल का खर्चा जो है वो डेट में होना चाहिए। तो अगर हम रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो हमारे पास 1 साल का एक्सपेंस या 2 साल का एक्सपेंस अगर डेट में है तो मार्केट का उतार चढ़ाव ज्यादा मायने नहीं रखता है। मीडियम टर्म जिसे हम 1 से 3 साल का कहते हैं, वहां पे अगर ये टर्म है जिसके लिए हमको इन्वेस्ट करना है तो हमें 60-40 का एलोकेशन रखना चाहिए, जहाँ पे 60% जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, 40% डेट में। लॉन्ग टर्म जो 3 साल से ज्यादा है वहां पे आप इक्विटी में हैवी हो सकते हो। 80% इक्विटी में जाना चाहिए, 20% डेट में जाना चाहिए। 20% डेट में क्यों जाना चाहिए? इमरजेंसी कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाता है तो उसके लिए आपकी तैयारी हो। और एक इमरजेंसी फंड हमेशा रहना चाहिए जाके आपको 6 से 8 महीने का आपका खर्चा जो है वो निकल के आ जाए। तो 3 चीजें कहना चाहूंगा कि आपके लक्ष्य के अनुसार आपका रणनीति होनी चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए वो आपके इन्वेस्टमेंट की अवधि के ऊपर निर्भर करता है। अगर 1 साल के नीचे है तो डेट, या फिर इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन का। राइट, बिल्कुल। तो ये आपको एक इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन को बहुत ही सोच समझकर अपने गोल के हिसाब से, और आपका कितना दूर है ये गोल, होराइजन कितना है बेसिकली आपका आपका जो जब आप ये गोल रियलाइज करेंगे, आपका जो अवधि है वो कितनी दूर है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाएं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है। मुझे क्षितिज एक बात बताइए, अभी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी बाजार में पैसा लगाने का सही तरीका क्या है। कई लोगों की एसआईपी चल रही है, तो एसआईपी करे, उसको कंटिन्यू करे, थोड़ा रोक दे, या फिर नया पैसा एसआईपी के थ्रू डाले, या फिर एसटीपी के जरिए भी पैसा अभी डालना सही रहेगा। लोग तो डेट टू इक्विटी करते हैं, कई लोग इक्विटी टू डेट भी करते हैं। ज़रा बताइए कि अभी सही तरीका क्या है बाजार में पैसा डालने का। स्वाति, देखिए, इसमें मैं इसको 3 भाग में बांटूंगा। सबसे पहले जिन लोगों की सिप चल रही है वो अपने सिप को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। देखिए, सिप का जो मेन बेनिफिट आता है वो फॉलिंग मार्केट में आता है। जब आपके सिप अपवर्ड ट्रेंड में होती है, मार्केट जब होती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ मार्च 2020 जो कोविड का बॉटम था, वहां से जब अगर लास्ट आप पीक देखें 26,400 तक का जो निफ्टी ने बनाया कोई जुलाई अगस्त के आसपास, तो वहां पे तो लमसम इन्वेस्टमेंट ने बेटर किया होगा, क्योंकि 7,500 निफ्टी से 26,500 तक पहुंच गए। और सिप में आप करते रहे, सिप ने अच्छा किया, पर लमसम ने एनी डे बेटर किया। बट सिप का जो मेन बेनिफिट आता है, सिप कहाँ गेन करती है? जहां पे मार्केट नीचे जा रही होती है, क्योंकि आप इनपुट कर रहे हैं बट सेम पैसे में आपको यूनिट ज्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे है। तो आपका जो मेन बेनिफिट सिप का है वो तो यही मार्केट में है जिसमें अभी इस समय हम प्रेजेंट है। तो इसी मार्केट के लिए तो आपने सिप करी थी कि ऊपर नीचे जब होगा तो एवरेज आउट होगा। ऊपर में आपको यूनिट्स कम मिल रहे हैं बट प्राइस बढ़ रहा है, पर जब नीचे में आप हैं तो आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं, पर जब इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो सिर्फ तो आप कंटिन्यू करें। जो आपके पास लमसम राशि पड़ी हुई है उसमें से देखिए, मार्केट ऑलरेडी आपके 15-16% पीक से नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा नीचे हैं। तो यहाँ पर आप अगर कोई लमसम राशि आपकी पड़ी हुई है तो थोड़ा लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप या फोकस फंड, या आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो मिड कैप, तो उसमें 30% एलोकेशन आप इमीडिएटली कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप डाउन है। बैलेंस 40% को आप 6 से 8 हफ्ते की एसटीपी में कर सकते हैं, और बाकी का पैसा कुछ आप एज ए ड्राई पाउडर रख सकते हैं कि कल को फर्दर कुछ फॉल आता है मार्केट में, उसका बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये आपका लमसम इन्वेस्टमेंट को पार्टिसिपेट करने की बात होगी। अब बात आती है कि दैट इक्विटी से डेट में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहां एसेट एलोकेशन आपका थोड़ा इक्विटी की तरफ वेल्टेड था, थोड़ा टिल्टेड था, वो ऑलरेडी मार्केट के 15% होने से काफी वो बैलेंस आउट हो गया होगा। पर अगर आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो इस समय या तो मल्टी एसेट में जाएं, जो आपका गोल्ड के प्राइस से बेनिफिट लेगा, एज वेल एज रेट कट जो इंडिया में आएंगे कल को,
उसमें फिक्स्ड इनकम वाला पार्ट भी बेनिफिट लेगा और इक्विटी मार्केट नीचे है ही है। या फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में जाएं, जहां पे आप कह रहे हैं कि आप ये कॉल नहीं लेना चाहते हैं कि इक्विटी डेट कितना हो, तो फंड मैनेजर लेगा। तो काफी बैक फंड जो है इस समय 40 to 45% राइट। इक्विटी में है। हम्म। एब्सोल्युटली। मैं ऋषिकेश, आप ही से इसके कंटिन्यूएशन में जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई एक बहुत छोटी रकम से भी अगर एसआईपी की शुरुआत करे, अभी हम देख रहे हैं कि बाजार चलिए काफ़ी नीचे है, कईयों के जो एनएवीज हैं, फंड्स के एनएवीज काफ़ी डाउन भी होंगे, लेकिन अगर ऋषिकेश अभी पैसा कोई डालता है एसआईपी के थ्रू, तो लॉन्ग टर्म में कीपिंग इन माइंड जितना भी रिटर्न उस फंड का जनरेट होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा कोई जनरेट कर सकता है, मे बी इन अनदर 5, 10 और 15 ईयर्स? ऋषिकेश। स्वाति जी, एसआईपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है इक्विटी में निवेश करने के लिए। अगर एसआईपी का माध्यम हम चुनते हैं और एसआईपी में 5,000 का भी निवेश करते हैं महीने दर महीने, और एक स्टेप अप लगा देते हैं, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, हमारी आमदनियां बढ़ती है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का रेट भी बढ़ना चाहिए। अगर मेरा हर महीने का 5,000 का एसआईपी है और अगले साल तो फिर मुझे 10% से बढ़ाना चाहिए, उसको 5,500 करना चाहिए, उसके अगले साल और 10% से बढ़ाना चाहिए, 6,050 करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अगर मैं आज 5,000 की एसआईपी करता हूँ और 10% का स्टेप अप करता हूँ हर साल अगले 20 सालों के लिए, और उन फंड्स ने अगर 13% का रिटर्न दे दिया, तो आपकी राशि कुल मिला के बनती है 1 करोड़ की। तो ऑप्टिकली देखिए तो सिर्फ 5,000 का निवेश हो रहा है हर महीना, लेकिन 20 साल के बाद बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी राशि कुल मिला के बन जाती है 1 करोड़ के करीब। और एक उदाहरण देना चाहूंगा क्विकली। अगर 20 साल पहले किसी ने निवेश किया होता तीन स्कीम्स में, एचडीएफसी, फ्लेक्सी फ्रैंकलिन इंडिया और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, अगर इक्वल अमाउंट्स में डाला होता, और अगर एसआईपी की होती समझो 1,000 रुपए की हर महीने की, स्टेप अप भी ना किया होगा था, तो उनकी रकम होती 1,75,00,000 रुपए, निवेश की राशि होती करीबन 9 लाख रुपए, 1,65,00,000 का गेन होता और रिटर्न बनता करीबन 19 से 20% का। तो कहना चाहता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी हैंडी आता है जब आप एसआईपी के द्वारा निवेश करते हो। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिससे हमें सहायता होगी जानने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एसआईपी किस हिसाब से हमें हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। एक चलिए छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, और ब्रेक के बाद भी जरा समझने की आप कोशिश करेंगे कि इस बाजार में सबसे पहले आपको किन गलतियों से बचना है, दूसरा कैसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की गिरावट में आपको पोर्टफोलियो प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे फंड शामिल करें और किन गलतियों से बचें। बस थोड़ी छोटी चर्चा करना जरूरी है कि ऐसे में जो आपका पोर्टफोलियो है, क्षितिज, हमारे पोर्टफोलियो के जो दो हिस्से हैं, हम एक पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा टैक्टिकल एलोकेशन हमारा रहता है बाजार के अलग अलग चाल के हिसाब से, जिसको हम कोर या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का नाम भी देते हैं। थोड़ा ब्रीफली आपसे समझना चाहूंगी, ऐसे मौके पर कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो दोनों का जो एक फॉर्मेशन है, या किस तरह के जो कैटेगरीज या फंड्स उसमें शामिल करें, कैसे बनाएं इसे? स्वाति, कोर पोर्टफोलियो जो हमारा होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होता है, और जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है वो टैक्टिकल होता है, जहां पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो, आप उसमें आप बाय कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है कोर और टैक्टिकल में। ऑन अ लाइटर नोट, मार्केट में इस समय हर तरफ इस समय अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बिकॉज आज हम जरूर थोड़ा सा मायूस है कि मार्केट्स नीचे हैं, पोर्टफोलियो थोड़ा रेड में है, पर ये 6-8 महीने के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, दैट ये बड़ी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जहां इन्वेस्ट करना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कोर में हमारा जो गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे इस समय मैंने बोला, जैसे लार्ज कैपिश पोर्टफोलियोज, आप ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। काफी कंपनीज के ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है। आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स ले सकते हैं जो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप हैं, कोटक है, बाकी अदर हैं, पराग पारिक का है जिसमें आपका थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। इस कैटेगरी के फंड ले सकते हैं। टैक्टिकल में इस समय आई थिंक आप देखिए, मिड कैप लग रहा है इस समय कि काफी पिटाई हो गई है सेक्टर की, उस कैप की थोड़ी और पिटाई होती है तो आप एक मिड कैप एलोकेशन ले सकते हैं।
साथ में इस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिससे बूस्ट करेगा आपका कंजम्पशन, बूस्ट करेगा, आप एक कंज्यूमर फंड ले सकते हैं। थोड़ा गोल्ड का एलोकेशन भी एज अ टैक्टिकल आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ग्लोबली चीजें सेटल होती दिख नहीं रही है, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा परफेक्ट हेज है। तो इसका एक मिक्स बैग आप बना सकते हैं इस समय, और टेक्निकल जब स्टोरी प्ले आउट हो तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। टेक्निकल लॉन्ग टर्म नहीं होता है आपका। ओके। और ऋषिकेश, एक इससे किसी भी एक पोर्टफोलियो में एक जो रेशो होना चाहिए बिटवीन लॉन्ग टर्म फंड्स और एक टैक्टिकल एलोकेशन वाला फंड्स, वो आइडियल एलोकेशन क्या रहे? क्योंकि हम मोस्टली ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर्स तब फंस जाते हैं जब वो टैक्टिकल कॉल ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब ऐसे फंड्स पे ज़्यादा पैसे डाल देते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले या जल्दी उनको कमाई के मौके मिले। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? स्वाति जी, क्षितिज जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है और कोर पोर्टफोलियो क्या होता है। तो मेरे अनुसार और हमारे अनुसार एक ही पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक ही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति जो बनी जाती है या तय की जाती है वो एक लक्ष्य को निर्धारित रख के की जाती है। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है और एक रणनीति बनानी है जिसे हम जो हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जाए। तो ये सबसे पहला मुद्दा ये है। अगर हमें लॉन्ग ओनली या एक कोर पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से एक्टिवली मैनेज फंड्स है उसमें हमने निवेश करना चाहिए। एक्टिवली मैनेज फंड्स में निवेश करने का कारण ये होता है क्योंकि आपको काफी सारी डाइवर्सिटी वही मिल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, करीबन 14 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। 10 कैटेगरीज हैं जहां पे आपकी अल्फा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल्स में एक्सपोजर मिल जाता है, बैंकिंग में एक्सपोजर मिल जाता है, फार्मा में मिल जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक इंडस्ट्री का भी, हर एक सेक्टर का भी एक्सपोजर मिल जाता है। और सबसे अहम चीज है कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 55% अगर आपने लार्ज कैप में लगा दिया, 30% जो है वो मिड कैप में लगा दिया, 15-20% जो है वो स्मॉल कैप में लगा दिया, तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। और ये पोर्टफोलियो जो है वो आपके आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाने की काफी अच्छी गुंजाइश रखता है। तो मेरे हिसाब से एक ही पोर्टफोलियो बनाइए जो आपका कोर पोर्टफोलियो होगा, एक रणनीति होगी जो आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए। ओके क्षितिज, अब जरा ये बताइए, हम जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की अभी बात कर रहे हैं, ऐसे बाजार में किन 5 गलतियों से बचें? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि अपनी सिप स्टॉप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको लग रहा होगा दैट इक्विटी मार्केट में पैसा मेरा नहीं बन रहा है, और जो बना था सारा वो नोशनल था, कभी आई एम नॉट एबल टू एंजॉय, तो आप बिल्कुल भी सिप स्टॉप करने के बारे में मत सोचिए। दूसरा, आप अगर कोई एग्रेसिव आपने स्टैंड ले रखे हैं इन टर्म्स ऑफ आपके पास स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन ज्यादा है या कोई सेक्टोरल बेट ज्यादा है, तो उसको एवरेज आउट करने का इस समय मत सोचिए, बिकॉज वहां पे अभी भी आई थिंक पेन थोड़ा आप देख सकते हैं, तो आई थिंक उससे उससे आप अवॉइड करें। तीसरा, आप स्टैगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। चौथा, मार्केट से एग्जिट मत करिए ये सोच के कि दैट यहाँ पे पैसा नहीं बनता है और रिडीम कर दें आप, लॉसेस, अपने लॉसेस बुक मत करिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट जो भी आप एलोकेशन कर रहे हैं उसे उसे स्ट्रक्चरली अपने एलोकेशन को करिए, मतलब 6-8 हफ्ते का एसटीपी करिए, कुछ पैसा लमसम अभी डाल दीजिए 30% के करीब। तो ये 4-5 चीजें अगर आप करेंगे ना, तो आप जो मतलब 1 साल के बाद इस टाइम को याद कर रहे होंगे, जो डिसीजन आपने लिए हैं, जो भी आपने सिप में पैसा इस मार्केट लेवल पे डाला है या लमसम पैसा जो स्टैगर करके डाला है, वो विजर्विस बाकी साल से आपका सबसे अच्छा परफॉर्मिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्वाति आप 16-17% मार्केट के डिस्काउंट में बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली। और ऋषिकेश, आपकी नज़र में वो कौन सी नॉट टू डू मिस्टेक्स होंगी जो आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को? सबसे पहले मैं भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप टाइमिंग ना करिए मार्केट का। जैसे आज कल बहुत सुनाई देता है कि सिप स्टॉप कर लो या फिर मार्केट से निकल जाओ। मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। जितना समय आप टाइम स्पेंड करते हो या समय स्पेंड करते हो मार्केट में, उतने आपके ज्यादा रिटर्न्स बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि करेक्टिव एक्शंस लेने बहुत जरूरी होते हैं।
करेक्टिव एक्शंस कब लिए जाएंगे? जब आप रिपोर्टिंग करोगे और रिव्यू करोगे आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू एज एन एसेट एलोकेशन का रिव्यू होना चाहिए। इक्विटी में अगर हमने निर्धारित करके रखा है कि 80% इक्विटी और 20% डेट है, तो हर साल हर महीना हमें देखना चाहिए कि वो संतुलन बिगड़ा हुआ है या सही है। उस हिसाब से उसको सही करने की बहुत जरूरी होती है। मार्केट सेंटिमेंट्स को फॉलो ना करें। काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट सेंटिमेंट अच्छी नहीं है, मार्केट टूटने वाली है, इसकी वजह से काफी सारे क्लाइंट कहते हैं कि हमें इक्विटी से एग्जिट करना है। तो एक प्लान बी, एक डेट या समथिंग लाइक डेट जो प्रोटेक्शन देता है पोर्टफोलियो को, वो होना बहुत जरूरी है। ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो काफी हानिकारक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक रणनीति तय करनी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य के तरफ लेके जाए। रणनीति क्या होती है? एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये सबसे प्रथम स्टेप है इन्वेस्टमेंट का। तो कितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए, जैसे हमने पहले भी कहा, वो निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर हम अमल करते हैं तो रिटर्न्स बनने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्षितिज बताइए, इस बाजार में कौन से फंड आपको पसंद आ रहे हैं? मैंने पहले भी बताया, लार्ज कैप पे श्योरली इस समय फंड्स लीजिए, क्योंकि लार्ज कैप अपने आप में काफी डिस्काउंट पे है। तो आप एक ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, किसी का भी। आई थिंक आप ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। प्राक का एक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है, उसमें आपका एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट्स को भी है, और वो लिक्विड पोजीशन भी 10-11% मेंटेन करके बैठे हुए हैं एज ए ड्राई पाउडर, सो दैट दे कैन यूज जब मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वो देख सकते हैं। आप एक बैफ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ जगह पे आप एक फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने एंड पे एवरेज आउट करें। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में से कोई भी बैफ भी आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। गोल्ड एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, आप गोल्ड ले सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल्ड में अगर आप देख रहे हैं, तो एक मोतीलाल का मिड कैप फंड है। अगर आप 10 से 12 हफ्ते की एसटीपी कर सकते हैं, तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप मोतीलाल मिड कैप भी ले सकते हैं, जो आपका गोल 10 साल से ऊपर आपका समय है जिसको अचीव करने का। और ऋषिकेश, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? स्वाति जी, मेरे पसंदीदा फंड्स वो रहेंगे जहाँ पे आपका मार्केट कैप एलोकेशन संतुलित रहे। तो मैं कहूँगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो एक बहुत अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। ऑल्दो फ्लेक्सी कैप कहा जाता है, वो प्रॉक्सी लार्ज कैप है, 83% लार्ज कैप में है उसका निवेश। कोटक मल्टी कैप जो है वो मेजरली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करता है, लेकिन एक प्रॉक्सी है मिड और स्मॉल कैप का। तो ये काफी अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में। डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड में रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे 3% का डिविडेंड यील्ड आने की गुंजाइश है। इन्वेस्को स्मॉल कैप एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता है स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए। पिछले 1 साल से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है अपने खुद के इंडेक्स की तरफ भी इन्वेस्को स्मॉल कैप का। और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक पसंदीदा फंड है। तो ये 5 फंड्स मेरे पसंदीदा फंड है जिनके बारे में बात किया। बिल्कुल, तो ये रहे पसंदीदा फंड्स जिस पे आप निवेश कर सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय। धन्यवाद भी करना चाहेंगे ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।